नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। और आज बात उस विधानसभा सीट की जहां सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं होता, बल्कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी राजनीति की ताकत और बीजेपी की चुनावी रणनीति दोनों का इम्तिहान होता है। बात हो रही मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट की। करहल यानी समाजवादी पार्टी के लिए बेहद खास जमीन, मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत से जुड़ा इलाका और अखिलेश यादव की चुनावी राजनीति का भी एक अहम केंद्र। लेकिन सवाल बड़ा है, 2027 में क्या करहल फिर समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी होगी, या बीजेपी 2024 के उपचुनाव में मिले संकेतों को आगे बढ़ाकर करहल के सियासी समीकरण को पलटने की कोशिश करेगी? क्योंकि 2022 और 2024 के बीच करहल की कहानी बदली है। 2022 में अखिलेश यादव ने बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को करीब 67,504 वोटों से हराया था। लेकिन 2024 के उपचुनाव में तस्वीर बदल गई। सपा के तेज प्रताप यादव जीते जरूर, लेकिन बीजेपी के अंजेश यादव ने मुकाबला काफी कड़ा कर दिया और जीत का अंतर घटकर करीब 14,725 वोट रह गया। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि करहल किसकी सीट है, सवाल यह है कि 2027 में करहल कितनी बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। पहला सवाल, करहल की सियासी पहचान क्या है? करहल विधानसभा सीट मैनपुरी जिले में आती है। इस सीट की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले यहाँ की सामाजिक संरचना समझनी होगी। करहल में सबसे बड़ा सामाजिक समूह यादव मतदाताओं का माना जाता है। इसके बाद शाक्त, अनुसूचित जाति, पाल, बघेल, ठाकुर, लोधी, ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य सामाजिक समूह चुनावी गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग स्रोतों से इन समूहों की संख्या के अनुमान अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें सटीक मतदाता संख्या की बजाय व्यापक राजनीतिक ब्लॉक के रूप में देखना ज्यादा उचित है। यही कारण है कि करहल में चुनाव सिर्फ यादव बनाम गैर यादव का चुनाव नहीं होता है। यहाँ असली लड़ाई है यादव वोट कितना एकजुट रहता है, साक और दूसरे गैर यादव ओबीसी वोट किस तरफ जाते हैं, दलित वोट किसे फायदा पहुंचाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, बीजेपी क्या सपा के मजबूत सामाजिक आधार में सेंध लगा पाती है। 2022 ने क्या बताया? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव खुद करहल से चुनाव मैदान में उतरे। सपा को करीब 1,48,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को करीब 80,692 वोट मिले। नतीजा, सपा की जीत करीब 67,504 वोटों से हुई। यानी 2022 में करहल में बीजेपी के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल था। सपा के पक्ष में यादव वोटों की मजबूत लामबंदी दिखाई दी, साथ ही पार्टी को अपने पारंपरिक समर्थक सामाजिक समूहों से भी फायदा मिला। लेकिन 2024 का उपचुनाव एक बिल्कुल अलग संदेश लेकर आया। 2024 उपचुनाव करहल की कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाया। अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा जाने के बाद करहल सीट खाली हुई। उपचुनाव में सपा ने तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया, बीजेपी ने भी यादव उम्मीदवार उतारा, अंजेश यादव, और यहीं से चुनाव का पूरा गणित बदल गया। क्योंकि बीजेपी ने करहल में पहली बार सिर्फ गैर यादव सामाजिक समीकरण पर निर्भर रहने के बजाय यादव वोट बैंक में सीधी सेंध लगाने की कोशिश की। नतीजा क्या रहा? सपा के तेज प्रताप यादव को करीब 1,04,304 वोट मिले, बीजेपी के अंजेश यादव को करीब 89,579 वोट मिले। सपा जीत गई, लेकिन अंतर सिर्फ 14,725 वोट रह गया। यानी दो चुनावों के बीच जीत का अंतर करीब 67,000 से घटकर 15,000 के आसपास आ गया। यही 2027 के लिए सबसे बड़ा संकेत है। बीजेपी ने क्या सीखा? बीजेपी के लिए करहल का 2024 उपचुनाव सिर्फ हार नहीं था, बल्कि एक तरह से रणनीतिक प्रयोग भी था। बीजेपी ने दिखाया कि अगर उम्मीदवार चयन, संगठन और सामाजिक समीकरण को सही तरीके से साधा जाए तो सपा के मजबूत गढ़ में भी मुकाबला खड़ा किया जा सकता है। और सबसे बड़ा प्रयोग था यादव उम्मीदवार। ये रणनीति बताती है कि बीजेपी करहल में सिर्फ यादव वोटों को नजरअंदाज करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वह यादव वोट में हिस्सेदारी चाहती है। और अगर बीजेपी यादव वोट के एक हिस्से के साथ साथ ठाकुर, लोधी, ब्राह्मण, पाल, बघेल और अन्य गैर यादव वोटों को मजबूत तरीके से जोड़ पाती है तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। लेकिन सपा के पास क्या है? अब सपा की ताकत समझिए। पहली ताकत, सैफई परिवार की राजनीतिक विरासत। करहल सिर्फ एक सामान्य विधानसभा सीट नहीं है, यह मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत वाले मैनपुरी क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरी ताकत, यादव वोट का मजबूत आधार। तीसरी ताकत, सपा का पीडीए नैरेटिव, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सपा लगातार इस सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की राजनीति कर रही है। लेकिन यहाँ सपा के सामने भी चुनौती है। सिर्फ यादव वोट के भरोसे करहल जीतना अब उतना आसान नहीं माना जा सकता है। 2024 के उपचुनाव ने यही बताया है। बीजेपी ने अंतर काफी कम कर लिया।
इसलिए 2027 में सपा को अपने यादव आधार के साथ गैर यादव, पिछड़े, दलित और अन्य सामाजिक समूहों को भी अपने साथ बनाए रखना होगा। साक वोट क्यों हो सकता है गेम चेंजर? अब बात उस वोट बैंक की जिस पर दोनों पार्टियों की नजर रहेगी। केरल में यादवों के बाद साक समाज को महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह माना जाता है और यही वह वोट है जो कई बूथों पर मुकाबले को बदल सकता है। मान लीजिए यादव वोट का बड़ा हिस्सा सपा के साथ है, तब बीजेपी के लिए चुनौती है गैर यादव ओबीसी वोट को कितना एकजुट किया जाए। साक वोट अगर बीजेपी की तरफ मजबूती से जाता है तो बीजेपी का आधार बढ़ता है, लेकिन अगर साक वोट बढ़ता है तो सपा को फायदा मिल सकता है। इसलिए 2027 के केरल चुनाव में एक बड़ा सवाल होगा, साक समाज का झुकाव किस तरफ जाता है। दलित वोट तीसरा बड़ा फैक्टर है। अब बात दलित वोट की करते हैं। केरल में दलित मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में केरल में बसपा का वोट कमजोर हुआ है। 2022 में बसपा उम्मीदवार को करीब 15,701 वोट मिले। 2024 के उपचुनाव में बसपा का वोट करीब 8,409 रह गया। अगर 2027 में बसपा अपना वोट बैंक फिर से मजबूत करती है तो यह वोट सपा और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि करीबी मुकाबले में 8-10 हजार वोट भी पूरा चुनाव बदल सकते हैं। लेकिन अगर बसपा कमजोर रहती है और उसके पुराने वोटों का बड़ा हिस्सा सपा या बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है तो चुनाव का गणित फिर बदल जाएगा। मुस्लिम वोट का क्या असर है? केरल में मुस्लिम मतदाता संख्या के लिहाज से यादवों या साक्यों जितने बड़े ब्लॉक में नहीं है, लेकिन सपा के सामाजिक समीकरण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर सपा के साथ रहता है और यादव वोट भी सपा के पक्ष में एकजुट रहता है तो बीजेपी के लिए केरल बेहद कठिन सीट बनी रह सकती है। लेकिन अगर सपा के सामाजिक गठजोड़ में कहीं भी दरार आती है और बीजेपी गैर यादव, ओबीसी तथा दूसरे सामाजिक समूह को मजबूत तरीके से जोड़ लेती है तो मुकाबला कांटे का हो सकता है। 2027 में असली लड़ाई 3 फार्मूले हैं। अब केरल के चुनाव को 3 संभावित फार्मूलों में समझिए। पहला फार्मूला, सपा का मजबूत पीडीए। अगर यादव वोट मजबूती से सपा के साथ है, मुस्लिम वोट सपा के साथ है, दलित वोट का बड़ा हिस्सा सपा की तरफ है और साक, पाल, बघेल जैसे पिछड़े वर्गों में भी सपा सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है तो सपा की बढ़त मजबूत हो सकती है। दूसरा फार्मूला, बीजेपी का सामाजिक विस्तार। दूसरी तरफ अगर बीजेपी यादव वोट से 2024 से ज्यादा सेंध लगाती है, साक वोट का बड़ा हिस्सा अपने साथ जोड़ती है, ठाकुर, ब्राह्मण, लोधी, पाल, बघेल और अन्य गैर यादव ओबीसी को एकजुट करती है और दलित वोट में भी सेंध लगाती है तो केरल में 2027 का मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। तीसरा फार्मूला, त्रिकोणीय असर और तीसरा फैक्टर है बसपा। अगर बसपा मजबूत उम्मीदवार उतारती है और दलित तथा दूसरे सामाजिक समूह में अपना वोट वापस खड़ा करती है तो सपा और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर प्रभावित हो सकता है। केरल में 2024 के उपचुनाव में बसपा का वोट 10,000 से भी कम रहा था, लेकिन अगर 2027 में वोट फिर बढ़ता है तो वह सीधे तौर पर मुकाबले के मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। उम्मीदवार कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल है। 2027 में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण होगी, उम्मीदवार। सपा के लिए सवाल है, क्या पार्टी सफाई परिवार से जुड़े चेहरे को उतारेगी या किसी नए स्थानीय चेहरे पर भरोसा करेगी? बीजेपी के लिए भी सवाल है, क्या पार्टी 2024 जैसी रणनीति को दोहराएगी या कोई ऐसा चेहरा उतारेगी जो यादव के साथ साथ गैर यादव वोटों को भी जोड़ सके? केरल में उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पार्टी का सिंबल महत्वपूर्ण है, लेकिन उम्मीदवार का सामाजिक और स्थानीय नेटवर्क भी चुनाव की दिशा बदल सकता है। स्थानीय मुद्दे भी होंगे महत्वपूर्ण। अब तक हमने जाति और राजनीतिक समीकरण की बात की, लेकिन 2027 का चुनाव सिर्फ जाति गणित पर नहीं होगा। केरल के मतदाता स्थानीय स्तर पर कई मुद्दों को भी देखेंगे। सड़क, रोजगार, किसान, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, स्थानीय विकास और सबसे महत्वपूर्ण, क्या क्षेत्र के लोगों को लगता है कि उसकी विधानसभा में जमीन पर बदलाव हुआ है? क्योंकि चुनाव आते आते जाति समीकरण के साथ साथ सरकार के कामकाज का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है। तो 2027 में केरल किस तरफ है? अब सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतेगा केरल? आज की तारीख में किसी सीट को 2027 के लिए पक्की जीत या पक्की हार कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़े एक बात साफ बताते हैं, केरल अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सीट है। 2022 में सपा की जीत का अंतर बहुत बड़ा था। 2024 में बीजेपी ने अंतर काफी कम किया, इसलिए 2027 में बीजेपी को एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यादव वोट में पर्याप्त सेंध लगाना। अगर बीजेपी ये नहीं कर पाती
तो सिर्फ गैर यादव वोटों के सहारे करहल जीतना कठिन रहेगा। वहीं सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2024 के मुकाबले घटे हुए मार्जिन को वापस बढ़ाना। अगर सपा यादव वोट को पूरी तरह एकजुट रखती है, पीडीए के दूसरे घटकों में अपनी पकड़ मजबूत करती है और बीजेपी की गैर यादव सोशल इंजीनियरिंग को रोक देती है, तो करहल फिर सपा के पक्ष में जा सकता है। लेकिन अगर बीजेपी यादव वोट में बड़ा विभाजन करती है और साख समेत गैर यादव ओबीसी का गठजोड़ मजबूत कर लेती है, तो 2027 में करहल में बड़ा उलटफेर भी संभव है। तो कुल मिलाकर करहल 2027 का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव होगा सैफई की विरासत बनाम बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का। यह चुनाव होगा यादव वोट की एकजुटता बनाम यादव वोट में बीजेपी की सेंध का। यह चुनाव होगा पीडीए बनाम गैर यादव ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग का। और सबसे बड़ी बात 2024 ने यह बता दिया है कि करहल में बीजेपी अब सिर्फ मुकाबले में मौजूद नहीं है, बल्कि वे सपा के सबसे मजबूत गढ़ में अंतर को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2027 तक तस्वीर कई बार बदलेगी। उम्मीदवार बदल सकते हैं, गठबंधन बदल सकते हैं, स्थानीय मुद्दे बदल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण मतदाताओं का मूड बदल सकता है। इसलिए करहल में अभी से सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सैफई का गढ़ 2027 में भी सपा के साथ रहेगा या बीजेपी इस बार करहल की कहानी बदल देगी? यही सवाल आने वाले महीनों में करहल की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है।